जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। कैश दोस्तों हर घर में यूज होने वाली एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना किसी भी व्यक्ति का नहीं सरता है। तो कैश के बारे में बहुत सारे रूल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बना रखे हैं कि कब आपको कैश में ट्रांजेक्शन्स करना है, कब नहीं करना है तो कितनी लिमिट के बाद करना है। आप दोस्तों कई बार ना जाने अनजाने में बहुत सारी ऐसी ट्रांजेक्शन्स कर देते हैं जो आपको कैश के अंदर नहीं करनी होती है, जिसके कॉन्सिक्वेंसेज आपको बाद में देखने को मिलते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको परेशान कर सकता है, नोटिस भेज सकता है। तो इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस करने की कोशिश की है कि ऐसे कौन कौन से ट्रांजैक्शंस हैं, ऐसी कितनी लिमिट है, उसके बाद में आपको वो कैश के ट्रांजैक्शंस नहीं करने हैं। इन फ्यूचर में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले नोटिस ना भेजें। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल हमने बनाए हैं, उनको आप फॉलो करते जाइएगा। वहां पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम डालते रहते हैं। टैक्सीलेंट नाम से हमने एक नया चैनल बनाया है जहां पे मनी की, इन्वेस्टमेंट की हम बात करते हैं, उसको भी सब्सक्राइब करते जाइएगा। तो देर ना करते हुए कैश ट्रांजैक्शंस और इनकम टैक्स की जो लिमिट है उनको जान लेते हैं। दोस्तों कैश ट्रांजैक्शंस की लिमिट को हम डिस्कस करने वाले हैं कि कितनी ट्रांजैक्शंस आप किस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कितनी लिमिट आपकी रहने वाली है। सबसे पहले मैं बता दूं, से नो टू कैश ट्रांजैक्शन। ये देख सकते हैं गवर्नमेंट आपको बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर जोर दे रही है। जब इन्होंने नोटबंदी की, डीमोनेटाइजेशन हुआ, लॉकडाउन हुआ दोस्तों, इसके बाद में इतना सारा इंप्रूवमेंट आया है, इतना ज़्यादा ट्रांजैक्शंस के अंदर कैश के अंदर कमी आई है, लेकिन फिर भी बहुत सारी ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं जहां पर हम ये लेन देन कर लेते हैं। अब आपको पता होगा देयर इज टू टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस दो तरह की होती हैं। एक तो होती है कैश ट्रांजैक्शंस। कैश के अंदर आपके पास रोकड़ा पड़ा है, 100 का नोट, 500 का नोट पड़ा है, 20-50 का नोट पड़ा है, वो आप उनको दे देंगे। एक होती है अदर देन कैश। इसके अलावा दोस्तों इंटरनेट बैंकिंग है, ये आजकल पुराना हो गया है। किसी भी तरह का क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, आपके बहुत तरह के वॉलेट होते हैं। यूपीआई से आप 10 रुपए की भी पेमेंट करनी होती है, नेफ्ट करना होता है, IMPS करना होता है। तो इस चीज़ का ध्यान दें। सरकार को आज की तारीख में इन अदर देन कैश के ट्रांजैक्शन से दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये रिपोर्टेबल नहीं है। इनकम टैक्स में इन चीज़ों की सूचना नहीं जाती है, और कैश के अंदर अगर आप कोई भी लेन देन करते हैं तो इसकी सूचना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चली जाती है। आपको पता होगा जनरली क्या है, गवर्नमेंट प्रमोट करती है डिजिटल ट्रांजैक्शन को। क्यों करती है? क्योंकि ये तो ईजी टू ट्रैक है, 1 मिनट के अंदर सारा का सारा डेटा इनके पास इकट्ठा आ जाएगा। और कैश ट्रांजैक्शन के अंदर बहुत सारी लिमिटेशन इन्होंने लगा दी है। तो कैश ट्रांजैक्शन आप कैसे कर सकते हैं दोस्तों? आपने कोई माल खरीदा तो पेमेंट देनी पड़ेगी, सर्विस खरीदा, कोई फिक्स असेट खरीदी, कोई खर्चा आपने किया, और आपने किसी को माल बेचा या सर्विस बेची, किसी को कोई लोन दिया, किसी को कोई डोनेशन दिया या किसी से डोनेशन ली, तो इस तरह के खर्चे जो होते हैं, ट्रांजैक्शंस होती हैं, वो आपको नॉर्मली करनी पड़ती है। तो जो ट्रांजैक्शंस हम डिस्कस करने वाले हैं, वी विल डिस्कस ऑन रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस दोस्तों। मतलब जहां पर आपने अपना पैन कार्ड दे दिया है या कहीं ना कहीं आप अपना आधार कार्ड या ट्रांजैक्शंस KYC करवा रहे हैं। कुछ ऑफ रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस होती हैं। मान लीजिए आपके घर में 1 करोड़ रुपए पड़ा है और आपने पड़ोसी को उधारे देने हैं 50 लाख रुपए, तो आप दे दीजिए। ऑफ रिकॉर्ड है, वो आपके घर पे आके ले गया, आपको 10 महीने बाद वापस दे गया, ब्याज दे गया। ये ऑफ रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को डायरेक्टली इसकी कोई भी सूचना नहीं जाती है। सबसे ज्यादा दोस्तों होने वाला ट्रांजैक्शंस है वो है कैश डिपॉजिट। कैश डिपॉजिट का मतलब यह होता है आप अपने सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर अनाप शनाप लेन देन तो करते ही हैं यूपीआई से, लेकिन अगर नगद का लेन देन आप पूरे साल के अंदर 10 लाख रुपए से ज़्यादा का कर देते हैं तो ये सूचना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को वो बैंक वाले भेज देंगे, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले देखेंगे ये 10 लाख रुपए इस व्यक्ति ने ITR में दिखाए हैं, इसकी सेल या सर्विस थी, नहीं थी, तो दोस्तों आपको सेक्शन 148 के अंदर नॉन फाइलिंग का नोटिस 4 से 6 साल तक आ सकता है। तो मेक श्योर करें एक सेविंग अकाउंट में 1 साल में 10 लाख से ज्यादा का नगद जमा ना करें। इसके बाद में दोस्तों लोन एंड डिपॉजिट। आपको पता होगा बहुत बार ऐसे ट्रांजैक्शंस करने के लिए, बुक्स में एंट्री दिखाने के लिए आप लोन ले लेते हैं, तो आपको 20,000 रुपए से ज्यादा का लोन कैश के अंदर नहीं लेना है, चाहे लोन हो चाहे डिपॉजिट हो, नहीं तो 100% पेनल्टी आपको ले जाएगी। आपको एक्सेप्ट करना है ऑनलाइन मोड से, अदर देन कैश से। मान लीजिए आपने 50,000 रुपए का लोन किसी से ले लिया कैश के अंदर और बही खातों में एंट्री कर दी, या तो जब आपके CA ऑडिट करेंगे तो तब पकड़ में आ जाएगी, नहीं तो अगर आपका मामला स्क्रूटनी में आता है तो दोस्तों आपको 50,000 रुपए की पेनल्टी लग जाएगी, क्योंकि आपने 50,000 रुपए का लोन किसी से नगद के अंदर लिया था। अब दोस्तों रीपेमेंट करना है, सेम बात आ जाती है। लोन किसी से अगर आप 20,000 से ज़्यादा ले नहीं सकते हो तो उसको दे भी नहीं सकते हो, तो रीपे
एनी लोन आपको डिपॉजिट करना है वो कैश में सिर्फ 20,000 रुपये तक करना है। 20 से ज़्यादा करना है तो अदर देन कैश करिए, यूपीआई करें, भीम करें, नेफ्ट करें, आरटीजीएस करें, नेट बैंकिंग से करें। मैं फिर आपको बता दूं दोस्तों, ये ऑन रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। आपने अपने रिश्तेदार को 1 लाख रुपए उधार नगद में दे दिया और उसने वापस दे दिया, तो इसका कहीं पर जिक्र नहीं हुआ, तो आप कुछ मर्जी करते रहिए। लेकिन किसी को ऑन रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट में अगर आपने 20,000 रुपए से ज्यादा का लोन दिया या लिया, वो आपका अलाउ नहीं होने वाला है। अब दोस्तों, कैश जमा कराने की लिमिट मैंने आपको 10 लाख रुपए बताई थी, वैसे कैश निकालने की लिमिट भी 10 लाख रुपए है। 10 लाख से ज्यादा का कैश एक बैंक में 1 साल में निकालते हो तो इसकी सूचना इनकम टैक्स को चली जाएगी। लेकिन पिछले 2-3 सालों से सेक्शन 194N एक नया रूल आया था, जिसमें बताया गया था कि पिछले 3 साल की रिटर्न, इफ लास्ट 3 साल की रिटर्न आपने भरी हुई है तो 1 करोड़ रुपए तक नगद आप निकाल लें, कोई दिक्कत नहीं है। और 1 करोड़ से ज्यादा निकालेंगे तो 2% टीडीएस आपका काटा जाएगा। मान लीजिए दोस्तों, आपने 1 करोड़ 10 लाख रुपए उस बैंक से नगद निकाल लिए और पिछले 3 साल की आईटीआर आपने भरी हुई है, तो 1 करोड़ को तो छोड़ दीजिए, 10 लाख पे 2% आपका टीडीएस काट लिया जाएगा। ये टीडीएस इनकम टैक्स में चला जाएगा, आपकी सूचना चली जाएगी। अब दोस्तों, पिछले 3 साल की आईटीआर आपने नहीं भरी हुई है तो और आप कैश निकालने में तुले हुए हैं, बार बार कैश निकाल रहे हैं, तो 20 लाख तक ही कैश आप निकाल सकते हैं। उससे ज़्यादा कैश निकालेंगे, 20 लाख से ऊपर वाली अमाउंट पर 2% टीडीएस कटेगा, और 1 करोड़ से ऊपर निकाल लेते हैं तो 1 करोड़ से ऊपर वाली अमाउंट पर 5% टीडीएस कटेगा। दोस्तों, ये टीडीएस क्या होता है, इसकी सूचना इनकम टैक्स को चली जाती है। फॉर्म 26A में शो हो जाएगा कि इस व्यक्ति ने इतना लेन देन किया है, इतना नगद निकाला है। फिर आपको उसके अकॉर्डिंग ही आईटीआर भरनी पड़ती है। आईटीआर नहीं भरी तो डिपार्टमेंट आपके ऊपर एक्शन ले सकता है, नॉन फाइलिंग का नोटिस भेज सकता है, पूछ सकता है कि इतना सारा पैसा आपके पास कहां से आया था, कहां गया था। तो मेक श्योर करें, 10 लाख से ज्यादा का कैश निकालना या जमा कराना तो वैसे ही रिपोर्ट चली जाएगी, और 20 लाख से ज्यादा निकालते हैं, आईटीआर नहीं भरी है, तो 2% टीडीएस आपका कट जाएगा। हालांकि ये टीडीएस आप अपना जो कटा हुआ है रिफंड ले सकते हैं साल खत्म होने के बाद, अगर आपका टैक्स नहीं बनता है, अगर आपकी इनकम 7 लाख से कम है, या जैसे भी आपका एप्लीकेबल होता है। इसके बाद में दोस्तों, अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं, आप एक मैन्युफैक्चरर हैं, आप एक ट्रेडर हैं, आप माल बेचते हैं तो माल बेचिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नगद के अंदर एक व्यक्ति से 2 लाख से ज़्यादा का माल नहीं लेंगे। मान लीजिए आप सुनार हैं, आप एक गोल्ड स्मिथ हैं, और आपने क्या किया, 5 लाख रुपए का सोना किसी व्यक्ति को दे दिया। अब उस व्यक्ति से आप दोस्तों 199 तक ही कैश ले सकते हैं, बाकी के 3 लाख रुपए आपको ऑनलाइन लेने पड़ेंगे। अगर आपने 5 लाख नगद ले लिया और अपने बुक्स के अंदर एंट्री कर दी तो इस 5 लाख की पेनल्टी आपको लग जाने वाली है। तो एक पर्सन से एक दिन में एक ट्रांजैक्शंस, अब ऐसे नहीं है कि 1 लाख आज ले लिया, 1 लाख कल ले लिया, 1 लाख, ऐसे नहीं है। ट्रांजैक्शंस आपकी एक ही है, वो व्यक्ति एक ही है, तो आपको जो भी ट्रांजैक्शंस एक पर्सन की एक ओकेजन की लेनी है उसको अदर देन कैश लें। 2 लाख से ज़्यादा का आपको किसी भी व्यक्ति को नगद के अंदर बिल नहीं काट के देना है। इसके अलावा दोस्तों, डिसअलाउंसेज ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड इन कैश, आपको पता होगा ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसकी सेल 1 करोड़ से ज़्यादा है या सर्विस 50 लाख से ज़्यादा है, उसको किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से टैक्स ऑडिट करवानी पड़ती है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कैसे पता चलेगा कि इस व्यक्ति ने 10,000 रुपए से ज्यादा का कोई खर्चा किया है, तो वो जब आप ऑडिट कराएंगे किसी सीए से, चार्टर्ड अकाउंटेंट से, तो यही तो इसका मतलब होता है ऑडिट का, कि आपकी एक एक एंट्री चेक की जाएगी कि 10,000 रुपए से ज्यादा आपने किसी को नगद तो नहीं दे दिया है, तो 100% आपकी पेमेंट डिसअलाउ हो जाएगी और आपकी जो टैक्सेबल इनकम के अंदर जो सेक्शन 40A(3) है उसमें ऐड कर देंगे इन द केस ऑफ टैक्स ऑडिट। दोस्तों, मान लीजिए आप एक दुकानदार हैं, छोटे से, आप अपने मोहल्ले में दुकान करते हैं और आप 10,000 रुपए से ज्यादा का किसी को नगद में खर्चा दे देते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सामने वाला व्यक्ति 2 लाख तक नगद ले सकता है, तो 1,90,000 का भी खर्चा आप माल लेके आते हैं और नगद देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब आएगी, जब आपकी टैक्स ऑडिट हो रही होगी और आपके बुक्स ऑफ अकाउंट जब चार्टर्ड अकाउंटेंट चेक करेंगे। टैक्स ऑडिट कब होगी, 1 करोड़ से ज्यादा सेल, 50 लाख से ज्यादा की अगर आप सर्विस करते हैं तो। इसके बाद में दोस्तों, जो अगला डीम्ड इनकम ऑफ सब्सिक्वेंट ईयर इन विच पेमेंट इज मेड। अब कई बार क्या होता है, जैसे 10,000 रुपए की पेमेंट थी, मैंने आपको नगद में करनी थी लेकिन मेरे पास कैश नहीं था, या मैंने कैश नहीं दिया तो मैंने आपको आउटस्टैंडिंग सन्ड्री क्रेडिटर में या लाइबिलिटी में दिखा दिया, तो कोई भी लाइबिलिटी थी वो आप खर्चा था वो अगले सालों में उसको पे करते हो, तो जब भी आप पे करोगे दोस्तों 10,000 रुपए से ज्यादा, तो उस साल की इनकम में आपके जुड़ जाने वाला है और ये 10 की जगह 35,000 रुपए हो जाएंगे अगर कोई ट्रांसपोर्टर को आप पेमेंट करते हो। तो इस चीज का ध्यान दें, आप ज्यादा सियाने बनेंगे तो डिपार्टमेंट भी आपसे ज्यादा सियाना है। इसके अलावा फिक्स असेस दोस्तों, कोई भी आपने लैंड लेनी है, कोई भी बिल्डिंग लेनी है, कोई एसी लेना है, कोई फर्नीचर लेना है, तो इस तरह की पेमेंट अगर आपने करनी है 10,000 रुपए से ज्यादा तो भी नगद में नहीं करनी है, नहीं तो आपको डेप्रिसिएशन की छूट नहीं मिलेगी। और ये भी किसको नहीं मिलेगी, जिसकी टैक्स ऑडिट होती है। मैं फिर से बता रहा हूं, अगर आपकी किसी मोहल्ले के अंदर शॉप है और आपने 25,000 रुपए का एसी लेना है तो आप नगद के अंदर ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक कि आपकी
टैक्स ऑडिट नहीं हो रही है। इसके अलावा डोनेशन दोस्तों, चंदा आजकल कौन देता है? कोई नहीं देता है। कौन देता है? जिसको सेक्शन 80G की छूट लेनी है, 80GGC की छूट लेनी है। तो अगर आपने 80GGC की छूट लेनी है, किसी पॉलिटिकल पार्टी को, ट्रस्ट को चंदा देना है, तो कैश में 2000 से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। 2000 से कम देंगे तो कितना ही आपको छूट मिलने वाली है, तो ये आप भी सोच सकते हैं। तो ये आपको ध्यान देना है। हेल्थ इंश्योरेंस दोस्तों, हेल्थ है तो वेल्थ है। 80D सेक्शन कहता है कि 25,000 रुपए तक की छूट आपको मिल जाएगी। अगर आप एक सीनियर सिटीजन है तो 50,000 की, आपके पेरेंट्स की भी छूट मिल सकती है। आप अगर आप नॉर्मल है तो 25,000, सीनियर सिटीजन है तो 50,000 रुपए। मतलब आप और आपके सीनियर सिटीजन दोनों पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो 50 + 50 1 लाख तक की छूट ले सकते हैं। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप अलाउड, नॉट प्रीमियम। प्रीमियम को आप कैश के अंदर पे नहीं कर सकते हैं, आपको ऑन रिकॉर्ड ही के पे करना पड़ेगा, ऑनलाइन UPI से पे करना पड़ेगा। तो इस तरह से दोस्तों सेक्शन 80G है, D है, C है, एप्लीकेबल इन ओल्ड टैक्स रेजाइम। इस चीज़ का जरूर ध्यान दें, ओल्ड टैक्स रेजाइम में आपको छूट मिलेगी। इफ पेमेंट मेड इन कैश देन वो भी नहीं मिलेगी। तो इस चीज़ का आपको विशेष तौर से ध्यान देना है। प्रोविजन अप्लाई नहीं होते हैं दोस्तों, कैश की पेमेंट का लेना या देना। अगर कोई भी पैसा ले रहा है, गवर्नमेंट एजेंसी ले रही है, कोई बैंक ले रहा है, अब आप बैंक को बोल देंगे कि आप 2 लाख से ज़्यादा किसी से पैसा नहीं ले सकते हैं, तो कैसे काम चलेगा? कोई बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, या ऐसी कोई ट्रांजैक्शन है जो सेक्शन 269 SS के अंदर रेफर्ड है, तो उनको ऐसी मनाही नहीं है। इसके अलावा सच अदर पर्सन या क्लास ऑफ पर्सन वो कैश ले सकती है जिन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिफाई कर दिया है, गैजेटेड में स्पेसिफाई बता दिया है। तो दोस्तों कम से कम कैश का यूज आपको करना है। जितना भी कैश का यूज करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अपना रिकॉर्ड रखो, ये पैसा यहाँ से आया था और यहाँ चला गया। AIS, TIS और फॉर्म 26 है, साल में एक बार तो कम से कम चेक करो। आप अपनी ITR जरूर भरो। अगर इस तरह के बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस करते हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा दें। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करो तो दोस्तों जेब के अंदर कैश भर के चलते हैं, लेकिन उनको ये पता होना चाहिए कि कितना कैश कहाँ यूज कर सकते हो। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो कमेंट करके जरूर पूछें। टेलीग्राम और व्हाट्सअप के चैनल दोस्तों हमारे बना दिए हैं, उनको भी प्लीज़ फॉलो करते जाइएगा। टैक्सीलेंट नाम से हमने एक नया चैनल बनाया है, उसको भी प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ पर भी बहुत सारी मनी और फाइनेंस की बात हम करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।